जिस दिन मोकाओ अपने देश लौटा, विमान में विस्फोट हो गया। पैराशूट पहनने के ठीक बाद चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी नाजुक एक महिला अचानक मेरी ओर झपटी और उसने मेरा पैराशूट हार्नेस छीन लिया। आप क्या करते हैं? गुस्से से जलते हुए मैं उससे बहस करने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक खुद को मुझसे चिपका लिया और अपने कोमल होंठ मेरे होंठों पर दबा दिए। अपनी प्रेमिका के साथ मेरा 7 साल का रिश्ता था और मैंने कभी उसके होठों के कोने पर लिपस्टिक का दाग तक नहीं चखा था, लेकिन यह महिला मुझे जिंदा निगल जाना चाहती थी। मोकाओ, तुम अपने हाथ कहां रख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सुंदर होने के कारण तुम जो चाहो कर सकती हो? ठीक उसी समय जब मेरा ध्यान भटक रहा था और मैं उसे खुद से दूर करने की तैयारी कर रहा था, कई भारी शरीर वाले पुरुष पास आए, चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, वह यहां नहीं है। बिना पैराशूट के वह निश्चित रूप से कूदने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल है। वह भीड़ के बीच मिलीजुली होनी चाहिए। तलाश जारी रखते हैं। मैंने उन्हें कुछ देर ढूंढते हुए और फिर गुस्से में जाते हुए देखा। मुझे थोड़ा पैनिक हुआ और उसी समय लोगों का एक और समूह आ गया। मैंने देखा कि उन्होंने कपड़ों के अंदर हाथ डाला हुआ था। उस मुद्रा के साथ निश्चित रूप से उनके पास बंदूकें थीं। बंदूकें! अचानक एक उग्र नजर मुझ पर पड़ी। दूसरे ने मुझ पर एक नजर डाली और यह मानते हुए कि हम जीवन भर की विदाई का सामना कर रहे प्रेमियों का एक साधारण जोड़ा थे, फिर भी हम कोई खतरा नहीं थे। महिला की पीठ पैराशूट से छिपी हुई थी, जो उसकी पहचान छिपाने के लिए पर्याप्त थी। वह कहीं और छिप गई होगी। अगर हम इस बार असफल हुए तो ऊपर वाले हमें शांति से नहीं रहने देंगे। ऐसा लगता है कि हमें और मेहनत करनी होगी। ब्लैक ड्रैगन गैंग को उसे पहले न ढूंढने दें। उनकी बातचीत सुनकर मैं सोचे बिना नहीं रह सका। इस विमान के यात्री बहुत अजीब हैं। सब किसी को ढूंढ रहे हैं और यह महिला अब भी कितनी शांत है। यह याद करते हुए कि यह लड़की अब भी मेरा अपमान कर रही थी, मैंने उसे दूर हटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली और गति का लाभ उठाते हुए मेरा हाथ अपनी कमर पर रख दिया। तुम कौन हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी करो। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? एजेंटों का मुखिया अचानक रुक गया और मेरी ओर मुड़ा। बॉस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें यहां से निकलना होगा। तुम क्या देख रहे हो? बॉस की नजर का पीछा करते हुए उसने मुझे देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी नजर मुझ पर नहीं, बल्कि मेरे सामने खड़ी इस रहस्यमयी महिला पर थी। हमने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया है। उसी क्षण जिस आदमी को वे बॉस कह रहे थे, उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और तेजी से ट्रिगर दबा दिया। जवाब में महिला ने उनकी ओर कंबल फेंक दिया। फिर उसने मुझे पकड़ा और मेरे साथ कूद गई। उन्हें रोको, वे चिल्लाए, जबकि पैराशूट हवा में खुल गया। अचानक हम दोनों आसमान में तैरने लगे, विमान से काफी दूर हो गए। ये वही है, वह भाग रही है, गोली चलाओ। हवा में गोलियों की आवाज गूंज रही थी और हम देख रहे थे कि हमारा पैराशूट और दूर होता जा रहा है। बॉस नाम का आदमी गुस्से में दहाड़ा, उनका पीछा करो। कई पुरुषों ने जल्दी से पैराशूट पहने और एक छलांग में कूद गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना किसी कारण के इस झमेले में इस तरह फंस जाऊंगा। इस महिला की क्या पहचान है जिसका पीछा अलग अलग गिरोह कर रहे हैं? वह आखिर कहां से आई है? ठीक जब मैं उससे पूछने वाला था, मैंने देखा कि उसकी पलकें बंद हो रही थीं और उसकी कमर पकड़ने वाली हाथ की पकड़ ढीली हो गई, यहां तक कि वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। सो मत जाना, मैं बहुत डर गया। मैंने उसे और जोर से गले लगा लिया। क्या तुम डर के मारे बेहोश हो गई? पहले के हमलों ने पैराशूट में छेद कर दिए थे। महिला पहले से ही अचेत है। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे आकाश, हे धरती, मैं अभी यहां गिरा हूं। नीचे मुझे केवल विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद थी कि यह पैराशूट थोड़ा और टिक जाएगा। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। मैं इतनी जल्दी इतने बेतुके तरीके से खत्म नहीं होना चाहता। यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं। लेकिन पैराशूट तेज गति से गिर रहा था। 20 से अधिक वर्षों के जीवन में मैंने कभी इतना बदकिस्मत महसूस नहीं किया था। आज सब कुछ मुझ पर ही आ पड़ा, बिना ज्यादा सोचने के समय के। पम! हम दोनों समुद्र में जोर से गिरे, जिससे पानी की एक बड़ी लहर उठी। प्रतिक्रिया करने का समय मिले बिना मैंने पानी के कई घूंट भर लिए, सतह पर आया और मुश्किल से हाँफने लगा। शुक्र है कि मुझे तैरना आता है, वरना आज मेरा काम यहीं तमाम हो जाता। मैंने समुद्र की सतह पर थोड़ा हाथ पैर मारे और खुद को शांत करने में सफल रहा। समुद्र पहले से ही खून के बड़े धब्बों से रंगा हुआ था, जैसे किसी ने लाल रंग उड़ेल दिया हो। खून से कुछ भयावह लहरें फैल रही थीं। नहीं, इतना खून कहां से आ रहा है? मैंने एक नजर डाली। मुझे वह महिला कहीं नहीं दिख रही थी। पहले वाले समूह ने कहा था कि वह घायल है। क्या यह सारा खून उसका है? यह महिला निश्चित रूप से साधारण नहीं है। पता नहीं वे लोग कब आ जाएंगे।
अगर मैं इसमें शामिल हुआ तो निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो वह निश्चित रूप से डूब जाएगी। मेरे भीतर दो विचार लड़ रहे थे। अंत में मैंने दर्द से आंखें बंद की और समुद्र में गोता लगा दिया। जल्द ही मैंने पानी में उसकी दिशा का पता लगा लिया। मैंने उसे ढूंढ लिया, तैरकर उसके पास पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से इस महिला को किनारे तक खींच लाया। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी जगह है। हर घर में लटके मछली पकड़ने के जालों से यह एक मछुआरों का गांव लगता है। मेरी नजर तेजी से एक घर पर टिकी, जो मेरे सबसे करीब और सबसे सुलभ था। मैंने वहां मदद मांगने जाने का फैसला किया। मैं जल्द ही तुम्हें बचाने वापस आता हूं। मैंने महिला को जमीन पर छोड़ दिया, बिना यह परवाह किए कि वह मुझे सुन रही है या नहीं। मैं अकेला घर के दरवाजे तक भागा और खटखटाया। क्षमा करें, क्या कोई है? मुझे मदद चाहिए। नमस्ते, क्या कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए। थोड़ी देर बाद लकड़ी का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला, जिससे एक दयालु चेहरा सामने आया। एक बुजुर्ग महिला थोड़ी हैरान लग रही थी। आप लोग? नमस्ते। जिस विमान में मैं यात्रा कर रहा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब कोई है जो समुद्र में गिर गया है और बहुत घायल है। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? महिला थोड़ी हैरान हुई और अंदर की ओर चिल्लाई, बुढ़े, जल्दी बाहर आओ लोगों की मदद करने के लिए। मछुआरा 2 कदमों में बाहर आया और बिना एक शब्द बोले महिला को घर के अंदर ले गया। श्रीमान, आपकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। ये गोली का घाव लगता है। हाँ, विमान में अभी हमारा सामना कुछ लुटेरों से हुआ था। उन्होंने न केवल हमें लूटा बल्कि हमें कई बार गोलियां भी मारी। मछुआरे ने गुस्से में अपनी जांघ पर हाथ मारा। ये कैसी दुनिया है? रुकिए, मेरे पास यहाँ एक बेहतरीन प्राचीन औषधि है। घाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसे लगाने भर से कल तक वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इतनी चमत्कारी! मैंने पहली बार ऐसी किसी दवा के बारे में सुना है। पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, उनका परिवार पीढ़ियों से मछुआरा रहा है। पिछली बार एक बड़ी मछली ने उनका हाथ काट लिया था और मांस का एक टुकड़ा अलग हो गया था। दवा लगाने के बाद अब वह बिल्कुल ठीक है। सच में, मैं इसे थोड़े डर के साथ सुनता हूं। पत्नी पानी का एक बर्तन लाती है। पहले अपनी पत्नी के घाव धो लें, फिर हम दवा लगाएंगे। मैं अपनी नजर महिला की ओर करता हूं। उसके हाथ मेरी कमर के चारों ओर हैं। उसका सिर मेरे सीने पर टिका हुआ है, जैसे वह किसी ठोस सहारे से चिपकी हो, गहरी नींद में सो रही हो। वह किस समय में है, फिर भी यह महिला मेरा फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह बेहोश नहीं थी, और फिर भी वह ऐसी चालाकी भरी चीजें कर सकती है। उसके बारे में मेरी राय और भी खराब हो गई। आपकी पत्नी ऐसा लगता है कि आपसे बहुत प्यार करती है। घायल होने पर भी वह आपको नहीं छोड़ रही है। जवानी अद्भुत है। हमारे जमाने में तो हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी। मेरी तारीफ मत कीजिए। मैं एक शिष्ट मुस्कान बनाए रखता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे इस निर्लज्ज महिला से गहरा नफरत है। इतनी घायल होने पर भी यह शांत नहीं बैठती। पत्नी इस युवक का मजाक उड़ाने ही वाली थी, लेकिन जब उसकी नजर महिला के चेहरे पर पड़ी तो वह दंग रह गई। पत्नी हैरान लग रही थी। मैंने सोचा, क्या यह महिला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है? यहां तक कि एक छोटे से मछुआरों के गांव में भी लोग इसे जानते हैं। श्रीमती जी, क्या आप इसे जानती हैं? पत्नी ने एक पल के लिए सोचा और खुद से कहा, यह मुझे परिचित लग रही है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। मैं हैरान हूं। कहीं यह वही मोस्ट वांटेड तो नहीं है जो अक्सर टीवी पर आती है? या किसी हिरासत केंद्र में अस्थायी सुरक्षा के तहत कोई? जिस तरह से उसका पीछा किया जा रहा था, उसने कम से कम 2 समूहों को नाराज किया है। श्रीमती जी, ठीक से सोचिए, आपने इसे कहां देखा है? यह मेरी सुरक्षा को प्रभावित करता है। यदि वह उच्च जोखिम वाली व्यक्ति है तो मैं तुरंत अधिकारियों से संपर्क करूंगा। मैं उसे छिपाऊंगा नहीं। पत्नी ने अपना सिर हिलाया। मुझे याद नहीं आ रहा है। अपने लुक से तो आप लोग शहर के लग रहे हैं, है ना? आप लोगों को कोई फिल्मी सितारा होना चाहिए। मेरी तारीफ मत कीजिए। सितारे भला हमारी तरह इतने बिखरे हुए थोड़े ही होंगे। युवक, यह औषधीय पाउडर उस पर लगा दो। जब रात का खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। धन्यवाद। सच में हम आपको बहुत परेशानी दे रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन्हें बाहर जाते और दरवाजा बंद करते देख मैं महिला की ओर मुड़ा। मैंने उसके माथे पर धीरे से प्रहार किया। उसने एक कराह निकाली, जैसे उसे दर्द हुआ हो। उसकी पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि उसके शरीर से काला खून निकल रहा है और अब भी खून लगातार बह रहा है। उसके सीने से, हालांकि अनिच्छा से, मैंने उसके कपड़ों का ऊपरी हिस्सा हटा दिया। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह यहां मर न जाए और मामला और गंभीर न हो जाए। उसके ऊपरी शरीर को साफ करने के बाद पानी पहले से ही गंदा हो गया था। मैंने उसे फेंक दिया और गर्म पानी का दूसरा बर्तन लेने बाहर गया।
ठीक जब मैं उसके निचले हिस्से को साफ करने वाला था, मेरी उंगलियां उसकी पैंट तक पहुंचकर रुक गईं। मैं झिझक में खड़ा रहा। खैर, इसे जल्दी से साफ कर लो और बस, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी टाइट पैंट के साथ मैं इसे कैसे उतारूंगा? मैं काफी देर तक संघर्ष करता रहा और उसका अध्ययन करता रहा। अचानक एक ठंडी आवाज आई। तुम क्या कर रहे हो? मैं डर गया। महिला ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे अपनी ओर खींच लिया। बिना चाहे मैंने उसके घाव पर दबाव डाल दिया। मुझे खेद है। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? ये मेरा इरादा नहीं था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। गलत मत समझना। मैं बस तुम्हारे शरीर को थोड़ा साफ करना चाहता था, दवा लगाने के लिए। उसकी नजर देखकर ऐसा लगा कि वह कुछ गलत समझ रही है, इसलिए मैंने समझाना जारी रखा। मैं तुम्हारी पैंट नहीं उतार पा रहा हूं। अचानक महिला की चमकती आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्हें खोलकर तुम क्या देखना चाहते थे? उस मुस्कान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पसंद हो? मेरी प्रेमिका है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी भी अनुचित विचार नहीं आएंगे। मुझे तो तुम्हारी पैंट उतारना तक नहीं आता। और फिर भी तुम्हारी प्रेमिका है? दुनिया को क्या हो गया है? मुझे गुस्सा आने लगा और शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या तुम्हें लगता है कि साथ रहने के लिए एक दूसरे के कपड़े उतारने में मदद करनी पड़ती है? मेरी प्रेमिका और मैं बहुत पवित्र हैं। हमने कभी कुछ नहीं किया। विमान में ही पता चल गया था। तुम्हारे चुंबन में कोई तकनीक नहीं है, वे खराब हैं। साफ पता चलता है कि तुमने कभी किस नहीं किया। अगर वह न बोलती तो बेहतर होता, लेकिन यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने इन वर्षों में अपना पहला चुंबन अपनी प्रेमिका को शादी की रात देने के लिए बचा कर रखा था, ताकि हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से सौंप सकें। लेकिन अब उस महिला ने उसे मुझसे छीन लिया है। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। गुस्से में मैंने उसे दवा दे दी। वह हल्का मुस्कुराई। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। कुछ समय पहले तुम मुझे देखना चाहते थे, अब तुम क्यों मुड़ रहे हो? ये एक अनूठा अवसर है। हर आदमी को मुझे देखने का सम्मान नहीं मिलता। मेरी प्रेमिका तुमसे कहीं बेहतर है। मुझे तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। महिला ने पहली बार सुना कि कोई उससे बेहतर है, मुझे गुस्से में उछलते देख वह अपनी मुस्कान नहीं रोक सकी। कोमल आंदोलनों के साथ वह थोड़ा और करीब आई, अपना हाथ उठाया और धीरे से मेरी आस्तीन खींची। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैंने देखा कि उसने अपना संतुलन खो दिया और वह बिस्तर से गिरने ही वाली थी। ध्यान से मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके कोमल होंठ बिना किसी चेतावनी के मेरे होंठों पर टिक गए। मैं पूरी तरह से सुन्न रह गया। कुछ सेकंड की स्तब्धता के बाद, तुम्हें क्या हुआ है औरत? क्या तुम निर्लज्ज हो? उसने दिल चुराने वाली एक छोटी बिल्ली की तरह गर्व के साथ कहा। ये तुम थे जो करीब आए। बकवास मत करो। क्या मैं करीब आने वाला था? मैंने कभी इतनी साहसी महिला नहीं देखी थी। उसकी आंखें खुशी से भर गईं, जैसे कि मैं जितना ज्यादा गुस्सा होता उसे उतना ही मजा आता। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे चुंबन वापस कर सकते हो। मैंने अपने होंठ चबाए। मुझे अपना मोबाइल दो। किस लिए? मुझे इस महिला पर संदेह होने लगा। मुझे उसकी पहचान का आभास हो रहा था। मुझे लगा कि वह अच्छी इंसान नहीं है। वह एक भगोड़ी जैसी लग रही थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। युवक, खाना तैयार है। एह, तुम्हारी पत्नी जाग गई है। मन ही मन मैंने विरोध किया। वह मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन शिष्टता के साथ मैंने कहा, हम अभी आते हैं। परेशानी के लिए क्षमा करें। महिला ने आगे कहा, वैसे तुमने अभी तक मुझे दवा नहीं लगाई है। जैसे वह किसी तीसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए बोल रही हो। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा, जैसे कह रहा हूं, तुम कोई विकलांग नहीं हो। क्या तुम खुद नहीं कर सकती? युवक, इतना समय हो गया और तुमने अभी तक अपनी पत्नी को दवा नहीं लगाई। जल्दी जाओ, घाव को और बिगड़ने मत दो। घाव को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करना याद रखें और फिर औषधीय पाउडर छिड़कें। मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने गुस्से से महिला की ओर देखा। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया, जैसे परिणाम से संतुष्ट हो। मैंने दांत पीसे। मैंने घाव पर आधा शीशी हाइड्रोजन पेरोक्साइड उड़ेल दिया, जिससे हल्की जलन हुई, लेकिन उसने केवल धीरे से कराह निकाली। इस महिला में बहुत सहन शक्ति है। घाव को साफ करने के बाद मैंने औषधीय पाउडर छिड़का और धीरे से एक सफेद पट्टी से लपेट दिया। यह सब करने के बाद हम दोनों कमरे से बाहर आए। डाइनिंग रूम में मछुआरा और उसकी पत्नी पहले से ही मेज पर बैठे थे। वे भूखे इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर उन्होंने उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया। छोटी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? आओ बैठो। अब हम खा सकते हैं, मछुआरे की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस एक साधारण भोजन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। हमने आपको पहले ही बहुत परेशान कर दिया है।
मुझे पता है कि वह अभद्र है, इसलिए मैंने उसकी ओर से धन्यवाद दिया। मैं बैठ गया, लेकिन महिला खड़ी रही। चारों ओर टेक्सास के छोटे से घर को देख रही थी। ये कौन सी जगह है? बोलते समय उसे एक ऐसा आभास निकल रहा था जो सभी को डरा देता था। मछुआरे की पत्नी ने उसकी अनदेखी करने की हिम्मत न करते हुए उत्साह के साथ जवाब दिया, यह नान चेन की सीमा पर यूरेनकुन है। नान चेन, मैंने उस जगह के बारे में सुना था। ये डोन चेन से कार द्वारा लगभग 10 घंटे की दूरी पर है। टेलीफोन, मुझे टेलीफोन दो। यहाँ कोई टेलीफोन नहीं है, गांव में एक है। कल मैं अपने पति से कहूंगी कि वह तुम्हें ले जाए। 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पास में संचार का कोई अन्य साधन नहीं है। यहाँ हम पीढ़ी दर पीढ़ी मछली पकड़ते हैं और बाहरी दुनिया से हमारा लगभग कोई संपर्क नहीं है। मुझे वह असभ्य लगी, इसलिए मैंने उसे बैठने का इशारा करने के लिए खींचा। उसने कोई विरोध नहीं किया और मेरे पास बैठ गई। मेज पर एक मछली, मछली के सूप की एक प्लेट और चावल के कई कटोरे थे, जो मोटे बर्तनों में परोसे गए थे। यहां तक कि चॉपस्टिक और कटोरे भी घिसे हुए और टूटे हुए लग रहे थे, लेकिन वे बहुत साफ थे। निश्चित रूप से वे उनका उपयोग 10 वर्षों से कर रहे थे। अचानक महिला की भूख मर गई। छोटी बच्ची, तुम खा क्यों नहीं रही हो? चलो, गरम गरम ही खा लो। मछुआरे की पत्नी ने उसे मछली का एक टुकड़ा देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं है। पत्नी का हाथ हवा में लटका रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दयालुता को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैंने जल्दी से हस्तक्षेप किया। उसका मतलब है कि वह खुद परोस लेगी। आप पहले खाइए, मैं उसे खिला दूंगा। ये कहकर मैंने पत्नी की चॉपस्टिक से मछली का टुकड़ा लिया, पूंछ का एक हिस्सा अलग किया और महिला को दे दिया। तुम इतनी बार क्यों चुनती और शिकायत करती हो? धीरे धीरे चुनते रहो। मुझे एक तरह का प्रतिशोधात्मक संतोष महसूस हुआ। महिला मेरा इरादा कैसे नहीं समझती? यह आदमी कितना पक्षपाती है। वह जानबूझकर मुझे पूंछ वाला हिस्सा देता है जिसमें सबसे ज्यादा कांटे होते हैं, और उन 2 बुजुर्गों को सबसे ज्यादा मांस वाला हिस्सा देता है। गुस्सा होने के बजाय यह देखकर उसने एक मुस्कान बिखेरी। घर पर क्या तुम मेरे लिए कांटे नहीं निकालते थे? मैं केवल वही मछली खाती हूं जो तुम मेरे लिए तैयार करते हो। मैंने दांत पीसे, लेकिन बुजुर्गों की मौजूदगी के कारण मुझे जबरदस्ती अपना गुस्सा दबाना पड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की। अब तुम बड़ी हो गई हो, जिद्दी मत बनो, जल्दी खाओ। क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगे? ये सुनकर वे 2 बुजुर्ग, जो खाना शुरू करने ही वाले थे, दंग रह गए। या क्या मुझे उन लोगों से जाने के लिए कहना होगा जो फालतू हैं? जो फालतू हैं? मेरा लगभग खून ही निकल गया। कृपया, यह घर उनका है। फालतू तुम हो, समझी? श्रेष्ठता की वह जन्मजात भावना और वह अहंकारी रवैया, आखिर ये कहां से आते हैं? महिला ने मेरा कटोरा पकड़ लिया और दिलचस्पी से मुझे देखने लगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हें सूप चाहिए या चावल? मैंने दांत पीसे, बोल नहीं सका। खैर, आप लोग हमेशा की तरह खाइए। आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मछुआरे की पत्नी ने बीच बचाव किया। मैं कहने ही वाला था कि यह सच नहीं है, लेकिन महिला पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। आमतौर पर हम एक दूसरे को मुंह से मुंह में खिलाते हैं। मछुआरा चावल का एक कौर थूके बिना नहीं रह सका। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ है? उसकी पत्नी ने उसकी पीठ थपथपाई। हम अच्छे से खा रहे थे। क्या हुआ? इस बात का फायदा उठाते हुए कि वे यहां नहीं देख रहे थे, मैंने गुस्से में फुसफुसाया, अब बस भी करो। महिला के चेहरे पर वही मजेदार भाव बना रहा, जैसे कह रही हो, या तो तुम मुझे खिलाओ या मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आखिरकार मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने महिला का कटोरा लिया और कांटों वाली मछली उसके मुंह में ठूंस दी, दांत पीसते हुए। घर पर तुम्हें हमेशा कांटे खाना पसंद है। यहां तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें अजीब नहीं समझेंगे। चलो और खाओ। मैंने उसे खिलाते हुए अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उन 2 बुजुर्गों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अभी भी कोई है जो मछली के कांटे खाता है? चिंता न करें श्रीमती जी, उसका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है। भले ही वह यह पूरा कटोरा खा जाए, वह इसे बदले की भावना से पचा लेगी। मैंने उसे एक और कौर खिलाया। महिला परेशान नहीं हुई, बस मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। दूसरों के लिए हम जीवन भर के प्रेमी लग रहे थे, एक अद्भुत रिश्ते के साथ। ठीक जब मुझे लगा कि मैंने बाजी जीत ली है, महिला अचानक झुकी और अपने मुंह की मछली मेरे मुंह में डाल दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे प्रतिक्रिया करने में कई सेकंड लगे। महिला ने मुझे वह निगलने के लिए मजबूर किया था जो उसने चबाया था। अचानक मुझे मितली महसूस हुई, लेकिन उसने मेरे होंठों को जोर से ढक दिया और मुझे निगलने के लिए मजबूर किया। वे 2 बुजुर्ग स्तब्ध होकर देख रहे थे। खिलाने का यह तरीका इतना अंतरंग है कि इसने मुझे चौंका दिया है।
बात यह है कि मैं बहुत लंबे समय से बाहरी संपर्क के बिना रहा हूं। आज के युवा इतने उदार हैं कि उनके चुंबन से अब मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मेरे पास बस खाना निगलने का ही रास्ता बचा है। मेरी पहली प्रतिक्रिया शार्क के पंख के गले में फंसने के लिए तैयार रहने की थी, लेकिन निगलने के बाद मुझे नहीं लगा कि पंख ने मेरे श्वास नली को चीर दिया है। मैंने विस्मय के साथ महिला की ओर देखा। उसने पास में रखा एक खुरदरा नैपकिन लिया और एक सुंदर हाव भाव के साथ अपने मुंह से शार्क का पंख साफ किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह कैसे किया। अंत में महिला दया के साथ बोली, तुम खुद खाओगे या मैं तुम्हें खिलाऊं? मैंने जल्दी से चॉपस्टिक उठा ली। मैं खुद उसे देखे बिना बड़े बड़े कौर खाने लगा। महिला ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया, जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो। उसने मुझे मछली के पेट का एक बड़ा टुकड़ा दिया और पंख भी अलग कर दिए। थोड़ा धीरे खाओ। उसने मुझे एक मां की तरह प्रेरित किया। मैं और तेज खाना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके उस छोटी चुड़ैल से दूर जाने के लिए। भोजन का अंत एक चरम प्रताड़ना में हुआ। श्रीमती ने संदूक खोला और कपड़ों के वे खुरदरे थान निकाले जिन्हें उन्होंने वर्षों से सहेज कर रखा था। युवक, आप लोगों ने अभी तक स्नान नहीं किया है। ये वे कपड़े हैं जिन्हें मैंने और मेरे पति ने अपनी शादी में पहना था। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। नहाने का पानी तैयार है, वह उस कमरे में है। मैं झिका और स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? यह चाचा के साथ आपकी शादी के कपड़े हैं। अब मैं इनका उपयोग नहीं कर सकता। इन्हें सहेजना केवल एक स्मृति है। यहां हमारे पास इससे बेहतर कपड़े नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें मना नहीं करेंगे। श्रीमती ने उत्साह के साथ मुझे कपड़े थमाए। मैं मना नहीं कर सका और उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन महिला ने अचानक कहा, ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। मैं जवाब दिए बिना नहीं रह सका, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो बदलने के लिए एक बेहतर जोड़ा ले आओ। ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मान जाएगी और उसने बेतहाशा मांग की। इसमें आज रात का खाना भी शामिल है, चिकित्सा खर्च, आवास। तुम्हें यह सब 10 गुना लौटाना होगा। 10 गुना? महिला ने केवल उदासीनता के साथ कहा। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति आज रात के सभी खर्चों के लिए कभी भी 10 गुना कीमत नहीं चुकाएगा, क्योंकि वास्तव में यह इसके लायक नहीं है। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह था, नहीं, यह व्यक्ति पागल है। कोई भी सामान्य व्यक्ति 10 गुना कीमत सुनकर पहले ही मुझे अनदेखा कर चुका होता। वह इतनी आसानी से कैसे मान सकती थी? अब वह कर सकती है। मैंने अपने हाथ से अपनी जेब ढक ली और अविश्वास से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता कि यह मेरे पास है? विमान से कूदने से पहले मैंने अपना वाटरप्रूफ फोन अपनी जेब में रखा था। यहां तक कि जेब की जिप भी बंद कर दी थी ताकि वह गिर न जाए। मेरी आंखों से कुछ नहीं बचता, मैंने उसे अनिच्छा से कहते सुना और मैंने जेब से फोन निकाला। उस महिला ने एक ऐसा नंबर डायल किया जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। इस फोन की सटीक लोकेशन वेरीफाई करो और कल मुझे लेने आओ। उसे बात करते देख मैंने ध्यान दिया कि उसमें नेतृत्व करने का एक खास लीडरशिप था और मैं उसकी पहचान को लेकर उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। महिला ने कुछ ही शब्दों में कॉल खत्म की और मेरे सामने ही लिस्ट में एक नया कॉन्टैक्ट बनाया। उसने अपना नाम लिखा। ये मेरा संपर्क है। तुमने मेरी जान बचाई है। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे ढूंढ लेना। मैंने फोन ले लिया। संदेह के साथ सोचा, वह खुद भाग रही है। उसे ढूंढना मौत के मुंह में जाने जैसा तो नहीं होगा, है ना? मैंने कहा, शांत रहो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जा रहा हूं। मेरा इरादा उसके साथ और समय बर्बाद करने का नहीं था। जैसे ही मैं नहाने जा रहा था, उसने कहा, इस एहसान के बदले तुम कोई भी शर्त रख सकते हो। जो कुछ भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। कुछ भी। मैं रुका और उसे देखा। क्या तुम सच में निश्चित हो? एक सम्राट झूठ नहीं बोलता। उसे इतना अभिमानी देखकर मैं खुद को मजाक करने से नहीं रोक सका। और अगर मैं एक विला, एक लग्जरी कार मांगूं, तो क्या तुम सब कुछ स्वीकार करोगी? तो ऐसा ही हो। लग्जरी कार, विला, मैं तुम्हें उपहार में देती हूं और साथ ही मेरे पिता जुआन की कंपनी भी। तुम्हें क्या लगता है? उम्मीद के मुताबिक वह सिर्फ डींगे मार रही थी। उसके साथ बहस करना समय की बर्बादी थी, इसलिए मैंने दो टूक कहा, मुझे जाने दो। जब मैं नहा रहा हूं तो मेरे रास्ते में मत आओ। जब मछुआरे की पत्नी बर्तन समेट रही थी तो उसे अचानक कुछ याद आया। वह लड़की वही नहीं है जो कुछ दिन पहले टीवी पर आई थी? अरबपति समूह की अध्यक्ष, है ना? उसका नाम फुकिंग हुआन है। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि वह वही है। मुझे याद आ गया। मछुआरे ने, जो मछली पकड़ने के प्रतिबंधित मौसम में था, उसका विरोध किया। तुम बहुत ज्यादा टीवी देखती हो, क्या कोई अध्यक्ष ऐसी जगह आएगा? मछुआरे ने जवाब दिया। वह विमान का खर्च उठा सकती है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगी। टीवी वाले अध्यक्ष
विमान से पूरी दुनिया नहीं घूमते। क्या वे नहीं घूमते? बूढ़ा मुस्कुराया। मूर्ख, आज के समय में बहुत से लोग हैं जो विमान का खर्च उठा सकते हैं। हम दुनिया देखने के लिए बाहर निकले हुए कितना समय हो गया है। खिड़की के बाहर से उस दंपत्ति की आवाजें आ रही थीं। नहाते समय मुझे याद आया कि उसका नाम फुकिंग हुआन था, और मैं बुदबुदाया, फुकिंग हुआन, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैं शैम्पू लेने गया, लेकिन अचानक मेरी उंगलियों ने किसी हिलती हुई चीज को छुआ और मेरा दिल दहल गया। अगले ही पल मैंने नजरें उठाईं और डर के मारे चिल्लाया, आ आ मेरी आवाज घबराहट से भर गई। शोर सुनकर फुकिंग हुआन तुरंत आई, लेकिन दोनों बुजुर्गों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसने बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गई। बाथटब एक तरफ था। मैं कपड़ों की अस्त व्यस्त हालत में कोने में खड़ा था। थोड़ी बेतरतीब दिख रही फुकिंग हुआन पास आई और धीरे से मेरे कंधों को कपड़ों से ढक दिया। उसका लहजा शांत था, लेकिन चिंता से भरा था। क्या बात है? फुकिंग हुआन ने शांत नजरों से बाथरूम का मुआयना किया। वहां कोई और नहीं था। मैं पूरी तरह से किसी रस्सी की तरह तना हुआ था। मैंने अपनी सख्त उंगलियों से उसके कंधे को जोर से दबाया और अपनी आवाज को जितना हो सके धीमा कर लिया, डर को मुश्किल से दबाते हुए। वहां कुछ है? उसने कोमल आवाज में पूछा। तुमने क्या देखा? मेरा शरीर सुन्न हो गया और मैं थोड़ा पीछे हट गया। मेरे कंधे तने हुए और कांप रहे थे। मैंने अपनी नजर कोने में टिका दी और मेरी आवाज कांपती हुई और भारी निकली। एक उड़ने वाला कॉकरोच। फुकिंग हुआन थोड़ी हैरान रह गई। फिर वह हार मानने वाले और थोड़े संरक्षण देने वाले अंदाज में धीरे से मुस्कुराई। क्या तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है? यहां से बाहर चलो, मैंने जोर देते हुए कहा, जैसे कोई आदेश हो। सिर्फ यह सोचकर कि मैंने उसे सीधे छू लिया था, मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कॉकरोच बचपन से ही मेरा एकमात्र डर, फोबिया रहे हैं। अगले ही पल कॉकरोच अचानक कोने से उड़कर खिड़की पर जा गिरा। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं पीछे हटना चाहता था। चलो यहां से। घबराहट में मैंने उस महिला के कंधे को जोर से पकड़ लिया। फुकिंग हुआन के मुंह से एक हल्की आह निकली। ऐसा लगता है कि तुमने सीने के घाव को छू लिया है, हिलो मत। उसकी आवाज अभी भी मधुर थी। जितना अधिक तुम घबराओगे, उतना ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करोगे। मैं तुरंत जम गया। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मेरी आवाज भारी हो गई। मुझे यहां से निकालो। फुकिंग हुआन ने अंधेरे और गंदे बाथरूम पर नजर डाली और थोड़ा मुंह सिकोड़ा। बाहर से बूढ़े व्यक्ति ने चिंता से पूछा, बेटा, क्या तुम ठीक हो? फुकिंग हुआन की आवाज धीमी थी। वह दरवाजे को रोके खड़ी थी ताकि बूढ़ा व्यक्ति अंदर ना आ सके। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा डर गया था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल आए। बेडरूम में वापस आकर उसने मुझे बिस्तर के किनारे पर बैठने में मदद की। इतना डर कि इस हालत तक पहुंच गए। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खड़ा रहूं या बैठूं। मेरा शरीर अब भी थोड़ा तनाव में था और कांप रहा था। मेरा दिमाग अभी भी उस उड़ने वाले कॉकरोच से भरा था। मैंने अपने हाथ अपने पास रखे, शरीर तना हुआ था। मैंने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। अचानक उसने मुझे देखा। मुझे इतना तनावपूर्ण और दृढ़ देखकर उसकी नजर थोड़ी गहरी हो गई। उसे अचानक लगा कि ऐसा आदमी जिसे साफ तौर पर डर लग रहा है, लेकिन फिर भी कमजोरी न दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसे बहुत आकर्षक लगा। आज रात तुम बिस्तर पर सो। महिला को लगा कि अगर वह नहीं गई तो वे नहीं जानती थी कि वह क्या कर सकती है। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने मुझे कहते सुना, रुको। डर के मारे मैं दीवार पर धीरे धीरे रेंगते उस कीड़े को घूर रहा था। एक सेकंड के लिए भी नजर हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस घर में सब कुछ है। मकड़ियां, कीड़े, तितलियां हर तरफ हैं। क्या तुम्हें कीड़ों से भी डर लगता है? तुम आदमी हो या नहीं? मैं ये कहने के लिए मुड़ा कि बचपन में मैं किसी चीज से नहीं डरता था। मैं किसी चीज से नहीं डरता था। लेकिन जब से एक उड़ने वाले कॉकरोच ने मुझे डराया था, मुझे सभी कीड़ों से बहुत डर लगने लगा था। बेहतर होगा कि तुम पहले कपड़े पहन लो। मैंने उस महिला की चेतावनी सुनी। बिना कुछ समझे मैंने खुद को देखा और पाया कि मैंने सिर्फ एक तौलिया पहना हुआ था। मैं पहले से ही टूटा हुआ था और अब मेरी हालत और भी खराब थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, यहां तक कि मैं आत्महत्या करना चाहता था। सो जाओ। महिला ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। उसने तेल का दिया बुझाया और मेरे पास लेट गई। मैंने प्रतिक्रिया दी, आह, तुम और मैं यहां सो रहे हैं। और क्या तुम्हें शक है? दो अजनबी जो संयोग से मिले और एक ही कमरे में सो रहे हैं। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी प्रतिष्ठा। महिला ने मेरी बात काट दी। शांत रहो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा मैं घायल हूं, कुछ नहीं होगा। सोचा जाए तो वह सही थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी सावधानी कम नहीं कर सका। मुझे हिचकिचाते देख महिला ने कहा,
अगर कॉकरोच आते हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम कीड़ों से इतना डरो। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद मैं थक गया था। मैंने धीरे से अपना बैग नीचे रखा। अगली सुबह तेज हवाएं कागज की खिड़कियों को झकझोर रही थीं। मुझे नहीं पता कि यह हवा की शक्ति थी या घर बहुत पुराना था, लेकिन छत की टाइल्स उखड़ गईं और कई जमीन पर शोर के साथ गिर गईं। जैसे जैसे लग्जरी विमान पास आता गया, और भी खपरेलें गिरने लगीं। अंत में बिना महसूस किए छत का आधा हिस्सा उड़ चुका था। घर के अंदर की चीजें उजागर हो गईं। सब कुछ हवा से उलट पुलट हो गया था, यहां तक कि खिड़कियां भी ढीली हो गई थीं। दो बुजुर्ग जो आंगन की सफाई कर रहे थे बहुत डर गए और एक कोने में छिपकर उस विशाल विमान को देखने लगे। उसने कई बार उतरने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत कम थी। उसने हवा में चक्कर लगाए और पास के समुद्र तट पर ही उतर सका। आसपास के कई मछुआरे नजारा देखने बाहर निकल आए। ये छोटा सा अलग थलग मछुआरों का गांव पहले कभी इतना कोलाहलपूर्ण नहीं रहा था। शोर से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मैं सोते समय फुकिंग हुआन को गले लगाए हुए था। मैं जल्दी से बैठ गया, लेकिन सौभाग्य से हम दोनों ने पूरे कपड़े पहने हुए थे। मैंने फुकिंग हुआन की ओर देखा, जो मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। कल रात तुमने मुझे तकिए की तरह इस्तेमाल किया, मुझे इधर उधर गले लगाते रहे। क्या तुम किसी को सोने दोगे? क्या मैंने पूरी रात तुम्हें गले लगाया? मुझे कल रात का अपना सपना याद आया। पता चला कि मेरे सपने में मैं किसी नरम चीज को गले लगा रहा था। वह कोई बिल्ली का बच्चा या कुत्ता नहीं था, बल्कि यह महिला थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें जगा दूंगी तो तुम हिंसक हो जाओगे। तब यह सिर्फ गले लगाने तक सीमित नहीं रहता। यह महिला इतनी बुरी तरह क्यों बोलती है? अचानक मैंने प्रतिक्रिया दी। वह शोर क्या था? क्या वे हमें ढूंढने आए हैं? फुकिंग हुआन आलस से उठी। अब चलते हैं। लेकिन मैंने अभी तक अपने दांत साफ नहीं किए हैं और न ही चेहरा धोया है। उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगी, या तुम कॉकरोच वाले घर में नहाना पसंद करोगे? कॉकरोच शब्द सुनते ही मैंने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। हालांकि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं उसके साथ पुराने घर से बाहर आया। बाहर पहले से ही बहुत सारे जिज्ञासु लोग जमा थे। कुछ ही दूरी पर एक निजी विमान खड़ा था, जो लाल रंग से पेंट किया गया था और उस पर व्यक्तिगत लोगो खुदा हुआ था। वह बहुत आलीशान और हाई लेवल का लग रहा था। मैं, जो ऐश्वर्य में पला बड़ा था और हर तरह के लग्जरी विमानों में यात्रा कर चुका था, जानता था कि एक 100 करोड़ डॉलर की कीमत वाला यह विमान सबसे शानदार विमानों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जब इसे बनाया गया था, तो इसने कई अमीर लोगों के बीच हलचल मचा दी थी। कहा जाता था कि इसमें लिविंग रूम, वर्क एरिया, एंटरटेनमेंट जोन, रेस्ट जोन, बेडरूम और अन्य जरूरी सुविधाएं थीं। विमान से एक महिला उतरी। उसकी चाल ढाल देखकर लग रहा था कि वह किसी अमीर परिवार की बेटी है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वह उत्तराधिकारी एक हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़ी। मैंने सोचा, हे भगवान, क्या यह कोई फैन होगी? भले ही मैं आकर्षक था, लेकिन इस प्रशंसक को कैसे पता चला कि मुझे इस छोटे से गांव में मदद की जरूरत है? लेकिन अगर वह प्रशंसक नहीं थी तो वह मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही थी? वह महिला कदम दर कदम करीब आ रही थी। अगर वह अपने प्यार का इजहार करती है तो मैं उसे मना करने के लिए क्या बहाना बनाऊंगा? मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मैं किसी दूसरी औरत को स्वीकार नहीं करना चाहता। जब मैं इस दुविधा में था, वह महिला मेरे पास से गुजर गई और सीधे फुकिंग हुआन की ओर चली गई। मैडम, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं अभागा हूं, जो यह अंदाजा नहीं लगा सका कि वे दो गिरोह विमान पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। हाँ, क्या मैडम? मैंने महिला की ओर देखा। उसकी पहचान क्या है? ऐसा लगता है कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या तुमने सब कुछ जांच लिया है? फुकिंग हुआन ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बेरुखी से पूछा। ब्लैक ड्रैगन गैंग और पोलर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और अज्ञात मूल का समूह है। उन दो गिरोहों के हरकत करने से पहले उन्होंने पहले ही विंग को उड़ा दिया था। बड़े भाई, वे किसके खिलाफ थे? उस व्यक्ति ने थोड़ा हिचकिचाया और जवाब दिया। उनका लक्ष्य एक आदमी था, लेकिन विमान में सवार यात्रियों को काफी नुकसान हुआ। फिलहाल हमें कोई सुराग नहीं मिला है। उस महिला ने रिपोर्ट देने के बाद चुपके से मेरी ओर देखा। यह आदमी कौन है? वो मेरी मैडम के इतने करीब कैसे हो सकता है? ये जानते हुए कि मेरी मैडम ने हमेशा पुरुषों से दूरी बनाई है और करीबी संपर्क से नफरत करती हैं, ऐसा लग रहा था कि वह उसे अस्वीकार नहीं कर रही हैं। फुकिंग हुआन ने अपनी कनपटी रगड़ी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद उसने आदेश दिया, इस घर के लिए किसी को ढूंढो जो इसे फिर से डिजाइन और डेकोरेट करे। जब तुम यहां उतरे तो घर की छत उखड़ गई थी। उस महिला ने अपराध बोध में अपना सिर झुकाया और शर्मिंदगी से कहा, यह मेरी गलती थी मैडम। फुकिंग हुआन ने अपने पास खड़ी महिला से पूछा,
क्या तुम सब्जियां उगाना जानती हो? मालकिन और नौकरानी के बीच की बातचीत से वह महिला इतनी हैरान थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। यह महिला निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। ये देखकर कि वह जवाब नहीं दे रही है, पास वाली महिला ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा। मैडम आपसे पूछ रही हैं। महिला ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ, तो उन्हें एक सब्जियों का बगीचा भी दे दो। आदेश देने के बाद फुकिंग हुआन ने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कल रात के मजाक को गंभीरता से लेगी। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। जहां तक रहने के खर्च की बात है, मैं उन्हें एक नए घर से मुआवजा दूंगी। और चिकित्सा खर्चों के बारे में जो तुमने बताया, शियाओ शियाओ, उन्हें 10 लाख का चेक दे दो। मैडम का आदेश सुनकर शियाओ शियाओ चेक लिखने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। मैडम, क्या पास में कोई बैंक है जहां वे चेक को भुना सकें? कोई नहीं है। अगर उस दंपत्ति को चेक मिल भी जाए तो हजारों किलोमीटर के दायरे में नकदी मिलना तो दूर, अगर वे इसे भुनाकर वापस लाते हैं तो रास्ते में बहुत समस्या होगी। तो फिर कैश में, फुकिंग हुआन ने कहा। शियाओ शियाओ विमान से नकदी, कैश से भरा एक बक्सा लेकर आई और महिला के सामने रख दिया। ये मैडम की ओर से एक भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। महिला सुन्न रह गई। कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला, जिसमें युआन के नोटों की गड्डियां करीने से रखी हुई थीं। रकम इतनी बड़ी थी कि महिला तुरंत बेहोश हो गई। ओह बुढ़िया, मछुआरे ने उसे जल्दी से संभाला। इसे मेरे साथ सोने के भुगतान के तौर पर समझें। जब फुकिंग हुआन ने यह कहा तो शियाओ शियाओ जम गई। क्या यह आदमी कल रात मैडम के साथ था? कितनी चौंकाने वाली खबर है। यह जानना जरूरी है कि उनकी मैडम कभी पुरुषों के करीब नहीं गई थी। यहां तक कि स्टाफ में भी नहीं, सिर्फ मैं, एक महिला। आमतौर पर पुराने मालिक उनकी शादी कराने की कोशिश करते थे। वह बेडरूम के बाथरूम में चली गई और मेरे लिए दूसरा बड़ा बाथरूम छोड़ दिया। शियाओ शियाओ ने इशारा किया। सर, कृपया मेरे पीछे आए। मैं शियाओ शियाओ के पीछे चलने लगा। मैं पूछने ही वाला था कि फूकिंग हुआन कौन है, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम विमान से उतरते ही अलग हो जाएंगे और शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये टॉयलेटरीज की वस्तुएं हैं। ये बदलने के लिए कपड़े हैं, बाथरूम वहां है और उसमें नहाने के सभी जरूरी उत्पाद हैं। शियाओ शियाओ ने विनम्रता से समझाया और मैं गुप्त रूप से प्रभावित था। एक तरफ रखे कपड़ों को देखकर मैंने पूछा, क्या यह भी मेरे लिए है? जी हां सर। मेरा लहजा थोड़ा व्यंग्यात्मक था। इसमें पुरुषों के अंडरवियर भी हैं। सिर्फ इसके बारे में सोचना ही मुझे अजीब लग रहा था। शियाओ शियाओ को लगा कि उसने कुछ गलत समझ लिया है और उसने जल्दी से सफाई दी। ऐसा नहीं है, बस मैडम ने कल रात मैसेज के जरिए इसका आदेश दिया था और यह आपके साइज का ही होना चाहिए। मेरे कान तुरंत लाल हो गए। उसने मैसेज कब भेजा? मुझे पता क्यों नहीं चला? लगभग रात के 11 बजे। शियाओ शियाओ की याद दिलाने की वजह से मुझे याद आया। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। क्या मेरे सोते समय उसने चोरी छिपे मेरे फोन का इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए किया था? लानत है, उसने मेरे फोन में और भी चीजें देखी होंगी। ये सोचकर मेरा दिल शर्म और गुस्से से भर गया और मैंने बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप दीवार पर लगे कॉल सिस्टम को दबा सकते हैं। मैं किसी भी समय आपकी सेवा में हूं, शियाओ शियाओ ने कहा और सम्मान के साथ पीछे हट गई। जब मैं नहा रहा था, मैं मन ही मन उसे कोस रहा था। उसने चोरी छिपे मेरा फोन इस्तेमाल किया बेब। मैंने अपने सिर में उसे हजारों बार कोसा बिना राहत महसूस किए। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो फुकिंग हुआन पहले से ही मेज पर खाना खा रही थी। मैंने ध्यान दिया कि वह अभी नहा चुकी थी। उसके शरीर से एक भीनी और सुखद खुशबू आ रही थी। साफ सुथरी ड्रेस बदलने के बाद फुकिंग हुआन पूरी तरह से तरोताजा और नई दिख रही थी। उसके बिस्टेक काटने का अंदाजा बेहद शालीन और एलीट था। वह निश्चित रूप से किसी साधारण परिवार से नहीं थी। जैसे ही मैं बैठा, मैंने उसे कहते सुना, कल रात तुमने मेरी जान बचाई। कृतज्ञता के रूप में मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 10 मिलियन देती हूं। मेरे हाथ रुक गए। ये शब्द सुनने में बहुत चुभने वाले और अपमानजनक थे। ये सुनते ही शियाओ शियाओ ने तुरंत 1 करोड़ का चेक निकाला और सम्मान के साथ मेरे सामने रख दिया। सर, कृपया मैडम के इस उपहार को स्वीकार करें। मैंने ठंडे लहजे में मना कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल रात जो हुआ वह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। तो क्या तुम इसे 7 सोने के भुगतान के तौर पर समझते हो? जैसे ही फुकिंग हुआन ने यह कहा, शियाओ शियाओ स्तब्ध रह गई। क्या यह आदमी कल रात मैडम के साथ था? कितनी चौंकाने वाली खबर है। यह जानना जरूरी था कि उनके घर की मैडम ने हमेशा पुरुषों से दूरी बनाई थी। यहां तक कि उनके सहायकों में भी कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ मैं, शियाओ शियाओ, एक महिला। आमतौर पर पुराने मालिक उनके लिए कोई रिश्ता तय करना चाहते थे, लेकिन उनके ठंडे व्यवहार के कारण सब ठुकरा दिए जाते थे। मैडम के लिए कोई प्रेमी ढूंढना आसमान चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था।
कल आखिर कौन सी हवा चली थी? या क्या इस आदमी के पास कोई जादू है कि मैडम ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया? मैंने चेक को झटक कर उसकी ओर फेंक दिया और कहा, यह टिप है जो मैं तुम्हें मेरी सेवा करने के लिए दे रहा हूं। थोड़ा और सोचकर, अभी भी गुस्से में, मैंने अपने बटुए से $1 का नोट निकाला और उसे फेंक दिया। ये देखते हुए कि कल रात तुमने अच्छा व्यवहार किया, ये तुम्हारी सेवाओं के लिए एक एक्स्ट्रा है। अच्छा व्यवहार किया। शियाओ शियाओ और भी ज्यादा सदमे में थी, लेकिन हैरान होने के बावजूद उसने फुर्ती से चेक को बीच में ही रोक लिया और साथ ही $1 के नोट को भी लपक लिया, वरना वे दोनों चीजें सीधे मैडम के चेहरे पर जा लगती। उसने मेरी ओर एक संदिग्ध नजरों से देखा। मैंने अपना गला साफ किया और गंभीर आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम कल रात के बारे में हल्के में बात नहीं करोगी। आखिरकार हमने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बाहर कितने आदमी हैं, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। कृपया मिस फू, मेरे बारे में भी थोड़ा विचार करें, मेरी स्थिति समझें। दूसरी ओर शियाओ शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी हैरानी कैसे जाहिर करे। मैडम को किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कैसे हो सकता है जिसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और ऊपर से वह आदमी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है। यह जानना जरूरी है कि मैडम लगातार 6 वर्षों तक फोर्ब्स की सूची में नंबर 1 पर रहने वाले व्यक्ति की बड़ी बेटी है। धन और सुंदरता के मामले में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्हें डरावना या प्रभावशाली न बनाए। लेकिन यह आदमी बस मेरी मैडम को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। शियाओ शियाओ ने मन ही मन सोचा, सर, आपको वाकई अपनी नजर सुधारने की जरूरत है। भले ही आप न जानते हो कि मैडम कौन है, लेकिन इस विमान की विलासिता को देखकर ही पता चलता है कि मैडम निस्संदेह आपकी गर्लफ्रेंड से कहीं बेहतर है ना? अवसर का लाभ उठाने के बजाय आप इसे लात क्यों मार रहे हैं? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति वाकई बहुत वफादार हो। फुकिंग हुआन का लहजा रहस्यमयी था, लेकिन शियाओ शियाओ महसूस कर सकती थी कि उसकी मैडम को जेल सी हो रही थी। खैर, यह दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन मैडम, जलिए मत। आमतौर पर आप जो चाहती हैं उसे बिना मेहनत के हासिल कर लेती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड है। भले ही वह शादीशुदा होता, आप उसे छीन सकती थीं, है ना? मैं ठंडी हंसी हंसा। मिस फू, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। बात बस इतनी है कि मैं आपकी तरह प्रोमिस्क्यूअस नहीं हूं। चरित्रहीन? इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी मैडम को चरित्रहीन कहने की? शियाओ शियाओ की लगभग सांसें थम गईं। लेकिन फुकिंग हुआन नाराज नहीं हुई। इसके विपरीत वह मुस्कुराई और बोली, खाना खाओ। खाने के बाद ही मुझसे बहस करने की ताकत मिलेगी। मेरे सामने रखे खाने में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। कल मैंने इसकी जान बचाई और इसने कई बार मुझे मरणासन्न स्थिति तक पहुंचाने जितना गुस्सा दिलाया है। उसका नाश्ता कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह सोचकर मैंने बिना किसी औपचारिकता के खाना शुरू कर दिया। फुकिंग हुआन ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और स्टेक का एक टुकड़ा काटकर मेरी प्लेट में रख दिया। इसे छको, ये अच्छा है। मैंने चाकू और कांटे से उस टुकड़े को किनारे कर दिया। तुम्हारा झूठा कौन खाना चाहता है? मैं खुद काट सकता हूं। शियाओ शियाओ वाकई हैरान थी। ये सज्जन तो असली हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। अपनी मैडम को बिना कोई महत्व दिए, जब से वह मैडम के साथ थी, ये पहली बार था जब किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अदृश्य हों। यह जानना जरूरी है कि पहले मैडम के सामने आने वाले सभी पुरुष बहुत प्यारा होने का नाटक करते थे, लेकिन इस आदमी ने उन्हें वास्तव में प्रभावित किया था। मेरा नाश्ता खत्म हुआ और विमान पहले ही सिटी ऑफ द ईस्ट के नागरिक हवाई अड्डे पर उतर चुका था। आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, मिस फू। उम्मीद है हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस जीवन में आप मुझे दोबारा कभी न मिलें। मैं बिना किसी पछतावे के विमान से उतर गया। एक टैक्सी आई और मैं जल्दी से वहां से निकल गया। फुकिंग हुआन ने मेरी दूर जाती आकृति को देखा जैसे वह कुछ सोच रही हो। शियाओ शियाओ ने सावधानी से पूछा, मैडम, क्या हम घर चलें? उसे लगा कि उसकी मैडम बहुत दुखी हैं। कंपनी चलो। फुकिंग हुआन का लहजा उदासीन था, जैसे वह थोड़ी निराश हो। शियाओ शियाओ ने बिना सोचे समझे कह दिया, एड्या, मुझे इसकी पहचान की जांच करनी चाहिए। फुकिंग हुआन की नजरें ठंडी हो गईं, जैसे वह शियाओ शियाओ को दखल देने के लिए फटकार रही हो। शियाओ शियाओ कांप उठी। जैसे ही वह कहने वाली थी कि उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया है, फुकिंग हुआन बोली, शियाओ शियाओ, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे दिन ब दिन बेहतर समझने लगी हो। अपनी मैडम के लाल होंठों पर एक कुटिल मुस्कान देखकर शियाओ शियाओ सिहर गई। उसे समझ नहीं आया कि वह खुश हो या चिंतित। यह पहली बार था जब उनकी मैडम किसी पुरुष के लिए ऐसा व्यवहार कर रही थी। उसे वापस लाने के लिए वे अपने विला क्षेत्र से बिना रुके गुजरे
और विशेष रूप से सिटी ऑफ द ईस्ट के एकमात्र नागरिक हवाई अड्डे पर उतरे ताकि उसे आसानी से टैक्सी मिल सके। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शियाओ शियाओ ने आदेश स्वीकार करने के लिए सिर झुकाया। जी मैडम, मैं तुरंत जांच शुरू करती हूं। फुकिंग हुआन की निगाहें खिड़की से बाहर उत्सुकता से टिकी थीं। टैक्सी में बैठने के बाद मैंने एक पता दिया, इनान ग्रुप। धन्यवाद। टैक्सी ड्राइवर ने वह नाम सुनकर आश्चर्य से पूछा, क्या आपका मतलब हन्नान रोड पर स्थित इंडियन बिल्डिंग से है? क्या कोई समस्या है? ड्राइवर ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद यह साहब बहुत समय बाद लौटे हैं, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता कि समूह का नाम बदल गया है। ड्राइवर ने गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाते हुए मंजिल की ओर बढ़ गया। मैंने खिड़की से बाहर की हवा में सांस ली। डॉन चेन, आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। चेहरे पर लगती हवा में एक पुरानी खुशबू थी। अच्छे मूड में मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपने माता पिता को मैसेज नहीं भेजा है। खैर कोई बात नहीं, मैं अचानक पहुंचूंगा और उन्हें सरप्राइज दूंगा। आज लू नियन नियन का जन्मदिन है। जो तोहफा मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया था वह विमान से कूदते समय खो गया। मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। वह महिला जिसने मेरा पहला किस छीन लिया, अगर वह नहीं होती तो मैं इस सब झमेले में नहीं पड़ता। मैंने फोन निकाला और उसी पुरानी केक की दुकान पर फोन किया। क्या आपके पास अभी कोई केक तैयार है? यंग मास्टर यांग। रिसेप्शनिस्ट के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। पिछले 10 सालों से जैन परिवार के सभी ऑर्डर यहीं से हुए हैं, इसलिए वे परिवार के हर नंबर को जानते हैं। वह इसलिए हैरान थी क्योंकि उसने 3 साल से यह नंबर नहीं देखा था। हाँ, मैं देश वापस आ गया हूं। मुझे सबसे बड़ा केक चाहिए। क्या आज मिल सकता है? यह मिस लू के लिए है। आमतौर पर इस समय यांग परिवार नियन नियन के लिए केक ऑर्डर करता है। रिसेप्शनिस्ट ने याद दिलाना जरूरी समझा। दूसरे युवा मास्टर यांग ने पहले ही केक भेज दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये बाई इतना विचारशील होगा। मेरा सौतेला भाई। वह हमेशा मेरे बारे में, हर छोटी चीज के बारे में सोचता है, यहां तक कि केक ले जाने जैसी छोटी बात के बारे में भी। ये सोचकर मैं राहत के साथ मुस्कुराया। तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, धन्यवाद। खाली हाथ जाने में कोई शर्म नहीं है। आखिरकार हम परिवार हैं। ये सोचकर मैंने खिड़की के बाहर देखा। जैसे जैसे हम अपने पारिवारिक समूह के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी बेहतर होता जा रहा था। मेरा परिवार डॉन चेन की बड़ी कंपनियों में से एक है। टैक्सी धीरे से रुकी। हम पहुंच गए। मैंने भुगतान किया। नीचे उतरते ही मैंने देखा कि नाम बदल गया था। इनान ग्रुप को क्या हुआ? मैंने चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही था। यह अभी भी यांग परिवार का इलाका था, लेकिन मुझे नाम समझ नहीं आया। 2 कर्मचारी पास से गुजरे। क्या कल मैनेजर यांग ने नहीं कहा था कि वह आज नहीं होंगे? हमें इस योजना पर करीब से नजर रखनी होगी। मैनेजर यांग के नेतृत्व में इन 3 सालों में मुनाफा काफी बड़ा है। मैंने उन्हें जल्दी से रोका। रुकिए, जिस मैनेजर यांग की आप बात कर रहे हैं, क्या वह यांग युआनडोंग हैं? हाँ, वही। वे दोनों अजीब तरह से मुस्कुराए। तो फिर कुछ नहीं, क्षमा करें। उन्होंने मुझे अजीब तरह से देखा और चले गए। तो पारिवारिक समूह का नाम बदल गया है। अभी कुछ देर पहले जो डर था वह अब दूर हो गया। मैं कंपनी के दरवाजे से अंदर गया। नमस्ते, आप किससे मिलना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट मुझे देखते ही तुरंत सम्मान के साथ खड़ी हो गई। उसने प्यारी मुस्कान के साथ पूछा, नमस्ते, मेरा नाम यांग चेन है। मैं इस समूह के कार्यकारी अध्यक्ष यांग युआनडोंग का बेटा हूं। कृपया उन्हें सूचित करें। उनसे कहें कि मैं देश वापस आ गया हूं और ऊपर आ रहा हूं। जैसे ही मैंने बात खत्म की, वह हंस पड़ी। उसका सम्मान गायब हो गया और उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। श्रीमान, कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गए? इस ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका उपनाम यांग है, वह केवल एक ही हैं, हमारे मैनेजर डुआनडोंग। आप कहते हैं कि आप उनके बेटे हैं। मैनेजर यांग का केवल एक ही बेटा है, हमारे अध्यक्ष यांग यिबाई। मेरा छोटा भाई, झूठ बोलने से पहले कम से कम जानकारी तो जुटा लेते। मैं हैरान रह गया। यांग यिबाई भी अध्यक्ष हैं। 3 साल पहले जब दादाजी का निधन हुआ था और वकील ने वसीयत पढ़ी थी, तो उन्होंने साफ कहा था, इनान ग्रुप के 80% शेयर और यांग परिवार की अरबों की संपत्ति मेरे और मेरे पिता के लिए होगी, ताकि हम निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें। जो पहले विरासत की शर्तों को पूरा करेगा, जो उसे उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। वसीयत पूरी होने तक मेरे पिता और मैं समूह के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वसीयत में ये बाई का जिक्र तक नहीं था। शायद आपसे कोई गलती हुई है। मैं जो कह रहा हूं सच है। वह यांग येबाई मेरा छोटा भाई है। रिसेप्शनिस्ट शालीनता से मुस्कुराई।
अरे हाँ, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ और मैंने कभी नहीं सुना कि अध्यक्ष यांग का कोई बड़ा भाई भी है। यांग युआनडोंग मेरे पिता हैं। अगर मैं ढोंगी होता तो मुझे उनका नाम कैसे पता होता? रिसेप्शनिस्ट ने मुंह टेढ़ा किया और शिष्टाचार छोड़ दिया। बहुत से लोग हमारे जनरल डायरेक्टर का नाम जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह जानकारी कहाँ से मिली कि वह आज यहाँ नहीं है। इसलिए तुम उनके बेटे बनकर यहाँ आ गए। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, धोखाधड़ी कोई अच्छा पेशा नहीं है। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे कोई बुजुर्ग सलाह दे रहा हो। सच में आपसे गलती हुई है। मैं उनका असली बेटा हूं। तो फिर मैं भी माँ युन की बेटी हूं। इतनी अच्छी शक्ल होने के बावजूद तुमने यह पेशा क्यों चुना? मुझे लगता है कि तुम हमारे डायरेक्टर के केबिन में घुसकर कुछ चुराना चाहते हो। इन नकली ब्रांडेड कपड़ों में तुम अच्छे दिख रहे हो, पर हो एक धोखेबाज ही। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मेरे पिता और मैं इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। कल एक और आया था जो हमारी अध्यक्ष लू नियन नियन का बॉयफ्रेंड बन रहा था। उसने यहां बड़ा हंगामा किया। हास्यास्पद। अच्छा होता अगर तुम वही बहाना इस्तेमाल करते, शायद लोग यकीन कर लेते। मैं और भी उलझन में पड़ गया। तुम्हारा मतलब लू नियन नियन से है? दरअसल मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी आंखें घुमाई। तो मैं विकॉन की गर्लफ्रेंड हूं। लगता है तुम किसी बड़े आदमी को नहीं पहचानते। अब यहां से चले जाओ, वरना मैं गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैंने धैर्य से कहा, देखो, इंटरनल फोन मिलाओ और मुझे अपने जनरल डायरेक्टर से बात करने दो। मेरी पहचान साबित करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। रिसेप्शनिस्ट ने चिल्लाकर कहा। श्रीमान, अगर आप जिद्दी बने रहे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जल्दी जाइए, आज एक बड़ा दिन है, यहां अपशकुन मत फैलाइए। कैसा बड़ा दिन? तुम्हें यह भी नहीं पता? आज हमारी होने वाली मालकिन अध्यक्ष लू का जन्मदिन है। सभी बड़े अधिकारी छत पर बने रूफटॉप गार्डन में जश्न मनाने गए हैं। सिर्फ तुम ही मूर्ख हो जो यहां जनरल डायरेक्टर का बेटा बनकर आए हो। अगर तुम्हारे पास धोखाधड़ी के लिए समय है तो वहां जाकर देखो कि यांग परिवार का असली बेटा कैसा होता है। उसके साथ समय बर्बाद करना बेकार था। मैंने टैक्सी ली और होटल की ओर चल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह रिसेप्शनिस्ट जानबूझकर परेशान कर रही थी या अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही थी। मैंने अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश की, फिर भाई को और फिर नियन नियन को, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने ड्राइवर से पूछा, यांग ग्रुप का नाम अब किन्सी ग्रुप क्यों हो गया है? मुझे नहीं पता। मैं यहां 2 साल से हूं और यह हमेशा से किन्सी ग्रुप ही रहा है। मैं डॉन चेन के नंबर 1 होटल पहुंचा और छत पर बने गार्डन की ओर गया। मेरे पास निमंत्रण कार्ड नहीं था, इसलिए गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अचानक एक परिचित मुस्कान सामने आई। चेन, 3 साल बाद देख रहा हूं, तुम और भी सुंदर हो गए हो। गार्ड्स ने उसे सलाम किया। नमस्ते मिस्टर नंबर 10। एओ, मिस्टर ओ ने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। जब तुम देश वापस आए तो मेरी नटखट बहन ने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ दिन पहले जब बूढ़ा उस पर शादी का दबाव बना रहा था तो उसने तुम्हारा बहाना बनाया था। भाई आओ, मेरा मजाक मत उड़ाइए। मजाक कैसा? मेरी बहन 3 साल से तुम्हारा पीछा कर रही है। तुमने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तुम सबसे मुश्किल शिकार हो। भाई आओ, हंसे और मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई आओ, अब मजाक छोड़िए। आप सही समय पर आए हैं। ये लोग मेरी पहचान पर यकीन नहीं कर रहे हैं। भाई आओ ने मेरी मदद की और मुझे अंदर ले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा, चेन, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। भाई आओ, मैं समझा नहीं। जल्द ही एक बड़ा तमाशा होने वाला है। तभी रोशनी कम हो गई और स्टेज पर एक स्पॉटलाइट चमकी। यांग युआनडोंग मुस्कुराते हुए खड़े थे।